राधे राधे दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्कृष्ट मैथ्स लैब में। दोस्तों, इससे पहले हम बात कर रहे थे घन घनमूल टॉपिक के बारे में, जो कि छोटा सा टॉपिक था, खत्म हो चुका है। उससे पहले हमने वर्गमूल टॉपिक के बारे में बात की थी। देखिए दोस्तों, अब तक हम मैथ्स के दो टॉपिक को खत्म कर चुके हैं, वर्गमूल और घन घनमूल। हमने दोस्तों दोनों ही टॉपिक को कंसेप्चुअली पढ़ा है, कंसेप्ट को पढ़ा है और कंसेप्ट के साथ साथ जो भी शॉर्टेस्ट ट्रिक होती हैं उनको साथ साथ बताया है। दोस्तों, एक बात मैं आपके लिए बता दूं कि अभी जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो सीधे नहीं आते, वो कंसेप्ट पर आधारित आते हैं। पहले क्वेश्चन सीधे आते थे जहां पर हमारी ट्रिक सीधी सीधी लग जाती थी, लेकिन जितनी भी ट्रिक होती हैं वो सभी सीधे क्वेश्चन पर ही लगती हैं और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक हमें ध्यान में रखनी होती हैं। तो इसीलिए आज के एग्जाम्स को देखते हुए हमें पूरी मैथ को कंसेप्चुअल पढ़ना चाहिए, कंसेप्ट से पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसी कंसेप्ट से यदि पढ़ते पढ़ते जब ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ट्रिक तो स्वतः ही निकल के आ जाती है, और हम कंसेप्ट के साथ साथ आपके लिए ट्रिक भी बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से आप पढ़िए, हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और हमारा कंटेंट ऐसा है कि आपका एक भी क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करते हैं हमारे कंटेंट को पढ़ने के बाद, तो एक भी क्वेश्चन आपका मैथ का किसी भी पेपर में गलत नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, चलो आगे हम बात कर लेते हैं आज दोस्तों घातांक नियम के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे रूल्स ऑफ इंडिसेस। देखिए दोस्तों, घातांक नियम में हम कुछ घातांक के नियम पढ़ेंगे। जिन नियमों को पढ़ने से पहले हमने बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 8 से 10 क्वेश्चन। इन 8 से 10 क्वेश्चन के बारे में पहले हम बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों इन क्वेश्चंस को करने से हमें यह पता चल जाएगा कि जो घातांक नियम में छोटे छोटे स्टेप होते हैं, घातांक नियम पर बनने वाले क्वेश्चन में जो छोटे छोटे स्टेप होते हैं उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं, और जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं वो भी दोस्तों यहां से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जब हम इनको पढ़ लेंगे तो उसके बाद जब घातांक नियम पढ़ेंगे तो उनको बहुत आसानी से हम समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 की घात 3। आप जानते हैं किसी भी संख्या पर जब घात लगी हुई होती है, घात का मतलब होता है उस संख्या का उतने ही बार गुणा। ठीक है, तो 2 पर घात 3 लगी हुई है, इसका मतलब 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, छोटी सी बात है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन के बारे में यदि हम बात करते हैं 3 की घात 2 की घात 3, ये समझने लायक है दोस्तों। इसमें हम देखते हैं कि घात की घात है, 2 की घात 3 की घात 2 है और 2 की भी घात 3 है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे से जो आधार है, अच्छा दोस्तों थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, ये a की घात m इस तरह से लिखा हुआ है, तो यहां पर जो a है वो तो हो जाएगा आधार, a आधार हो जाएगा और m आपकी क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। ठीक है, ये बेसिक सा पॉइंट था। यहां पर बात कर लेते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए आप पहले आधार को हाथ से छिपाइए। अब आप देखेंगे कि 2 की घात 3 आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले आप 2 की घात 3 को हल कीजिए। 2 की घात 3 को हल करेंगे तो 2 का गुणा 3 बार करने पर 8 आता है। इसका मतलब आप आगे आधार को लिखेंगे जो आपने छिपाया था, और 2 की घात 3 को हल करने पर 8 आया, आपका उत्तर 3 की घात 8 आ जाएगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करें तो देखिए दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन में 2 की घात 3 ब्रैकेट में बंद है और उसके बाद घात 4 लगी हुई है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको क्या करना होता है, घात का घात से गुणा करना होता है। ठीक है, यदि आपको आधार पर घात ब्रैकेट में बंद दिखाई देती है, आधार और घात दोनों ही ब्रैकेट में बंद हो, तो जो घात लगी हुई होती है ब्रैकेट के बाहर, उस घात का अंदर वाली घात से गुणा करते हैं। तो यहां पर हम कर देंगे 2 की घात 3 गुणा 4 और आपका आ जाएगा 2 की घात 12। 3 गुणा 4 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 2 की घात -3 ब्रैकेट में बंद है
और बाहर घात कितनी है 15। तो -3 का गुणा आप किससे करेंगे 15 से करेंगे और आपका हो जाएगा 2 की घात -3 गुणा 15 और ये आ जाएगा आपका 2 की घात 15 × 45 माइनस का 45। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में इसी तरह से बात करें। 3 की घात 5 ब्रैकेट में है, उसके बाद घात 2 लगी हुई है, फिर ब्रैकेट है, उसके बाद घात 3 लगी हुई है। इसका मतलब दोस्तों ब्रैकेट के बाद अब की बार 2 घात और दे रखी हैं। अभी हमने क्या बताया था, यदि ब्रैकेट में घात और आधार दोनों हैं और ब्रैकेट की घात बाहर ब्रैकेट से बाहर है तो घात का घात से क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 3 की घात 5 गुणा 2 गुणा 3। इसको सॉल्व करते हैं, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, ये हो जाएगा 3 की घात 10। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना आसानी से। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो 2 की घात 2, 2 की घात 2, इस प्रकार के क्वेश्चन के बारे में बात करें। जैसा कि हमने दूसरा क्वेश्चन किया था कि घात की घात, सेम यहां पर घात की घात है। तो यहां पर देखते हैं कि 2 की घात 2, आधार को छिपाएंगे, आधार को छिपाने पर 2 की घात 2 है और 2 की घात 2 को सोल्व करते हैं तो 4 आता है। ठीक है, तो जो आधार आपने छिपाया था वो लिख दिया और ऊपर वाली घात सोल्व करने पर 4 आया तो 2 की घात 4 आ जाएगा आपका। ठीक है, इसी प्रकार 7वें क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 7वें क्वेश्चन में दोस्तों 2 की घात 2 ब्रैकेट में है, फिर घात 2 है। तो अभी हमने क्या बताया था, आधार और घात दोनों ही ब्रैकेट में हैं तो आधार घात का घात से क्या होगा गुणा होगा। तो 2 की घात 2 गुणा 2 लिख देंगे बराबर 2 की घात क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्वेश्चन 6वें और 7वें में यदि आप देखें तो यहां भी 2 की घात 4 आया है, यहां भी 2 की घात 4 आया है, लेकिन क्वेश्चनों में दोनों में अंतर है। यहां पर कोई ब्रैकेट देखने को नहीं है, यहां आपको ब्रैकेट दिख रहा है। देखिए दोस्तों, आंसर सेम इसलिए आया है क्योंकि 2 की घात 2 करते हैं तो भी 4 आता है और 2 गुणा 2 करते हैं तो भी 4 आता है। ठीक है, इसी प्रकार 8वें क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 2, इस प्रकार 3 घात ऊपर लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, नीचे से एक आधार को छिपाएंगे तो आपके पास 2 की घात 2, 2 की घात 2 लिखा हुआ है। एक साथ 3 घात को सोल्व कर नहीं सकते, इसीलिए आप आधार और एक घात को छिपा लीजिए। अब 2 की घात 2 को सोल्व करेंगे तो 4 आएगा। आपने जो छिपाया था उसे लिख दीजिए, 2 की घात 2 छिपाया था आपने और 2 की घात 2 को सोल्व किया 4 आया तो इसको हम यहां पर लिख देंगे। ठीक है, फिर आप आधार को छिपाएंगे, आधार को छिपाएंगे तो 2 की घात 4 रह जाएगा और 2 की घात 4 को आप सोल्व करेंगे तो 16 आएगा। 2 की घात 4 को सोल्व करेंगे तो 16 आएगा। जो आधार छिपाया था वो लिखेंगे और घात लिख देंगे 16। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। ठीक है, इसी प्रकार अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यहां देखेंगे दोस्तों, आधार आधार पर घात लगी हुई है, फिर ब्रैकेट है, फिर घात है, फिर ब्रैकेट है और फिर घात है। अभी आप क्या करेंगे, जो हमने बताया था वही करेंगे। यदि ब्रैकेट में आधार और घात बंद है और उसके बाद घात लगी हुई है तो घात का घात से क्या होता है गुणा होता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे 8, 8 की घात 3/2 गुणा 12/5 गुणा 20/3। इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 से 20 कट जाएगा 4 बार, 3 से 12 कट जाएगा 4 बार, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, नीचे से सब कुछ खत्म हो गया। 3 का 2 से गुणा करेंगे 6 और 6 का 4 से करेंगे 24। इसका मतलब आपके पास आ जाएगा 8 की घात 24। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, 3 की घात -2 ब्रैकेट में लिखी हुई है और उस पर घात 3 लिखी हुई है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा समझेंगे, यहां पर देखेंगे कि सिर्फ घात ब्रैकेट में लिखी हुई है। यदि आप यहां पर -2 को ब्रैकेट में भी नहीं लिखें तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि मैं यहां पर लिख देता हूं -2 या फिर लिखूं -2 ब्रैकेट में तो दोनों का मान एक जैसा है, दोनों ही एक जैसे हैं, सेम। यहां पर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ब्रैकेट से, इसीलिए -2 की घात 3 है। यहां पर घात का घात से गुणा नहीं करेंगे, यहां पर -2 की घात 3 है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपके लिए बताया था कि घात का घात से गुणा तभी होगा जब ब्रैकेट के अंदर आधार और घात दोनों हो, उसके बाद घात लगी हुई हो। लेकिन यहां पर सिर्फ घात ब्रैकेट में लिखी हुई है। तो यहां पर -2 की घात 3 को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, -2 गुणा -2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आया। देखिए माइनस का माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा और एक माइनस आ जाएगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है किसी भी माइनस वाली संख्या पर ऑड नंबर में घात है, मतलब विषम घात है, तो माइनस में ही आएगा उसका उत्तर। ठीक है, और यदि किसी माइनस वाली संख्या पर सम घात है तो वो प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 3 की घात -8
ठीक है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को देखें तो सेम क्वेश्चन है 10वां और 11वां। 2 की घात -3 -3 की घात 2 -3 की घात 2 को हम सॉल्व करेंगे तो -3 की घात 2 को सॉल्व करेंगे तो 3 की घात 2 मतलब 9 और समघात है इसीलिए ये प्लस का 9 आएगा। किसका आएगा? प्लस का 9 आएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे 2 की घात प्लस का 9। बोलो दोस्तों, ये जो 8-10 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं ये आपको अच्छे से समझ में आए ना? ठीक है। अभी जब ये आपको अच्छे से समझ में आ गए, अभी हम नियम पढ़ने वाले हैं। नियम पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन कराएंगे। आपका जो घातांक नियम टॉपिक है उंगलियों पर आ जाएगा दोस्तों, चुटकियों में क्वेश्चन करेंगे आप। ठीक है, तो देख लीजिए, समझ लेते हैं। बात करते हैं घातांक नियमों के बारे में। यहां बात करते हैं दोस्तों नियमों के बारे में। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। देखिए, सबसे पहला नियम मैं लिखता हूं। पहला नियम है a की घात m गुणा b की घात m। यहां दोस्तों देखेंगे, एक मिनट, यहां लिखते हैं हम a की घात m और a की घात n। मैंने यहां पर दोस्तों आधार दोनों में a लिखा है, आधार दोनों में a लिखा है, लेकिन एक में घात m है तो दूसरे में घात n है। यहां पर हम नियम पढ़ेंगे दोस्तों कि आधार समान होने पर, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे a लिखा हुआ है, यहां पर घात लिखेंगे और सॉरी आधार लिखेंगे a और घातों को जोड़ देंगे m प्लस n। ठीक है, तो यहां पर नियम बनेगा आपका कि समान आधार होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे मैं एग्जांपल के बारे में बात करूं, जैसे आपके पास कोई संख्या ले रखी है 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 5, तो यहां पर आप क्या करेंगे? 2 की घात 3 प्लस 5, 3 प्लस 5, क्योंकि आधार दोनों का समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है तो दोनों घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी, तो 2 की घात 8 आ जाएगा। इसी प्रकार अगले एग्जाम्पल के बारे में बात करें। मान लीजिए अगला एग्जाम्पल इस तरीके से लिखा हुआ था 3 की घात -3 गुणा 3 की घात 3। इसको यदि सॉल्व करते हैं हम तो 3 की घात -3 प्लस 3, तो -3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो 3 की घात 0 आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यहां पर हमारे पास नियम बन जाता है समान आधार होने पर, समान आधार होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। बोलो दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया? अगले नियम के बारे में बात करें, हमारे पास अगला नियम है a/b। इस तरह से लिखा हुआ है और यहां पर मैं घात लगा देता हूं m। a/b ब्रैकेट में लिखा हुआ है, घात लगा दी m। देखिए दोस्तों, ब्रैकेट का नियम क्या होता है? ब्रैकेट का नियम यह होता है कि यदि अंदर कोई वैल्यू लिखी हुई है, ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू लिखी हुई है और ब्रैकेट से बाहर से कुछ भी आएगा वो ब्रैकेट के अंदर सभी में बटेगा। मतलब यदि घात ब्रैकेट के बाहर से अंदर आएगी तो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है वो सब पर जाएगी। कैसे? यहां पर लिख दूंगा मैं a की घात m अपॉन b की घात m। एक साथ ब्रैकेट पर एक घात लगी हुई है, यदि ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो ये अलग अलग घात में बढ़ जाएगी। ठीक है, इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि a की घात m अपॉन b की घात m बराबर, जब घात सेम है, देखिए आधार अलग अलग है, घात सेम है तो दोनों पर हम घात एक साथ भी लगा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मैं यहां पर एक एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेता हूं। मेरे पास लिखा हुआ 2/3 पर घात लगी हुई है 2, तो इसको मैं अलग अलग घात भी लगा सकता हूं। 2 की घात 2/3 की घात 2। समझ में आ गया होगा? ठीक है, इसी प्रकार देखिए ये a अपॉन b है। अपॉन का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग देना। ठीक है, इसी प्रकार मल्टीप्लाई में बात करूं, a गुणा b, इस तरह से घात लगी हुई है। a गुणा b दोनों ब्रैकेट में बंद है और बाहर घात लगी हुई है m, तो ये घात जब अंदर जाएगी तो ये अलग से m a पर भी लगेगी और b पर भी लगेगी। तो इसको हम लिख देंगे a की घात m गुणा b की घात m, और इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं a की घात m गुणा b की घात m। मतलब जब आधार अलग अलग है लेकिन घात समान है, आधार अलग अलग है लेकिन घात समान है, अलग अलग घात लगी हुई है, इसको हम एक साथ भी लगा सकते हैं। a गुणा b की घात m, ऐसे एक साथ भी लगा सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूं मैं, इसमें एग्जाम्पल लिखता हूं दोस्तों 6a का होल स्क्वायर।
6a का होल स्क्वायर लिखता हूं। देखिए 6 और a दोनों अलग अलग हैं, बीच में जब कोई चिन्ह नहीं है इसका मतलब डॉट, डॉट मतलब गुणा माना जाता है, ठीक है। तो यहां पर मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूं 6 का स्क्वायर गुणा a का स्क्वायर बराबर सॉल्व करूं तो 36a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। देखिए ये तो हो गई a अपॉन b डिवाइड की बात, ये हो गई a गुणा b मल्टीप्लाई की बात, ठीक है। देखिए 4 संक्रियाएं होती हैं हमारे पास, जोड़, घटाव, गुणा और भाग, जिसमें से गुणा और भाग के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं जोड़ के बारे में। a प्लस बी के बारे में बात करें और यहां पर बाहर घात लगी हुई है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या? तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं a की घात m प्लस b की घात m? बिल्कुल नहीं लिख सकता दोस्तों, ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हम नहीं लिख सकते, ठीक है। इसी प्रकार a माइनस बी की घात m लगी हुई है, इसे a की घात m माइनस b की घात m नहीं लिख सकते, ठीक है। इन दोनों पर यह नियम नहीं लगता है। मेरा कहने का मतलब है कि जब घात भिन्न के ऊपर हो, मतलब डिवीजन मेथड में हो, डिवीजन में जैसे कि a अपॉन बी में दो आधार लिखे हुए हैं और घात बाहर लगी हुई है तो ये अलग अलग बट जाएगी, गुणा में भी ये अलग अलग बट जाएगी, लेकिन जोड़ में नहीं बटेगी और घटाव में भी नहीं बटेगी, ठीक है। क्यों नहीं बटती है उसको समझ लीजिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि a प्लस बी का आप होल स्क्वायर पढ़ते हो, होल स्क्वायर आप देखते हो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, ठीक है। देखिए यदि ये नियम सही होता, यदि ये नियम सही होता तो ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं कि लागू नहीं होता है, ठीक है। चलो अगले नियम के बारे में बात करें, इसे मैं मिटा देता हूं यहां से। अगले नियम के बारे में बात करें दोस्तों, तो अगला नियम हो जाता है हमारे पास, तीसरा नियम लिख देता हूं मैं इसे, a की घात m बराबर 1 अपॉन a की घात माइनस m और a की घात माइनस m बराबर 1 अपॉन a की घात m। इसको समझेंगे। देखिए यहां मैंने लिखा है a की घात m बराबर लिखा 1 अपॉन, मतलब ये जो जब नीचे चला गया a की घात m को नीचे चला गया तो a की घात माइनस m हो गया। इधर देखें कि a की घात माइनस m है, लेकिन जब मैंने इसे अपॉन में लिख दिया 1 अपॉन a की घात m हो गया। इसका मतलब है दोस्तों कि किसी भी घात वाली संख्या को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाएंगे, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाएंगे तो घात का चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। जैसे यहां पर देखें कि ये पहले अंश में है लेकिन दूसरी साइड में हर में लिखी हुई है तो चिन्ह चेंज हो गया इसका, ठीक है। यहां पर ये पहले किस में थी? अंश में थी, लेकिन घात का चिन्ह कैसा था? माइनस था। जब ये हर में चली गई तो घात का चिन्ह कैसा हो गया? प्लस हो गया। इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं हम, जैसे कि उदाहरण लिखते हैं हम। देखिए यहां मेरे पास लिखा हुआ है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात माइनस 2, इस तरह से कोई वैल्यू लिखी हुई है। अब आपको ये घात किसकी करनी है? प्लस की करनी है, तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो 2 की घात 3, जैसा लिखा हुआ था वैसा लिख दिया मैंने, लेकिन इस 3 की घात को प्लस करने के लिए इसको मैं कहां लिख दूंगा? नीचे लिख दूंगा, तो अपन 3 की घात प्लस 2 हो जाएगी। जब ये नीचे जाएगा तो इसकी घात कैसी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। इसी प्रकार मैं बात करता हूं एक और एग्जाम्पल के बारे में। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई वैल्यू लिखी हुई है 10 की घात 1 अपॉन 10 की घात माइनस 2, तो इसको आप यदि घात को प्लस में करना चाहते हैं तो इसको आप कहां लिख दोगे? ऊपर लिख दोगे। नीचे से ऊपर ले जाओगे तो ये 10 की घात किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले नियम के बारे में बात करते हैं दोस्तों। मैं थोड़ी जीरो पर संक्रियाएं, जीरो के साथ जो संक्रिया काम करती है उनके बारे में बात कर लेता हूं। जैसे कि हमारे पास होता है, जैसे कि मैं लिख देता हूं जीरो की कोई घात लिख दूं, कोई भी घात लिख दूं, ठीक है। इसका मान क्या होगा? ऐसे ही मैं जीरो की घात लिखी, अब मैं लिख देता हूं किसी संख्या की घात लिख दूं 0, ठीक है। उसका मान क्या होगा? ऐसे ही यदि मैं बात करूं 0 बटे कोई संख्या लिख दूं, उसका मान क्या आएगा? इसी प्रकार मैं लिख देता हूं किसी संख्या में जब 0 से भाग दिया जाए तो क्या मान आएगा, और एक और लिख देता हूं मैं जब 0 की घात 0 हो तो क्या मान आएगा, ठीक है। इस तरह से दोस्तों मैंने 5 कंडीशन लिखी हैं 0 के साथ, ठीक है।
अलग अलग कंडीशन में क्या होता है वो हम अच्छे से समझ लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है 0 की घात 4। देखिए घात के बारे में हमने समझा था कि घात का मतलब होता है कि उस संख्या का उतने ही बार गुणा। तो यहाँ पर 0 पर घात लगी हुई है, मान लीजिए 4, इसका मतलब 0 का गुणा कितनी बार करेंगे, 4 बार करेंगे। अब 0 का गुणा तो तुम कितनी भी बार कर लो या फिर किसी से भी कर लो, वो मान कैसा हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या आ जाएगा, 0। मेरा कहने का मतलब है कि यहां से नियम निकलता है कि 0 की घात कुछ भी हो, जैसे कि 0 की घात a लिखता हूं बराबर 0 ही आएगा। 0 की घात कुछ भी हो हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। 7 की घात क्या लगी हुई है, 0 लिखी हुई है। देखिए 7 की घात 0 लिखी हुई है, इसका मान हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए मान लीजिए कि मैं इसे इस तरह से लिख दूं, 7 की घात 2 बट्टे 7 की घात 2। पहले आप मुझे बताइए, 7 की घात 2 में 7 की घात 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा ना 1, क्योंकि 1 में 1 का भाग देते हैं तो 1 आता है। 5 में 5 का देंगे तो भी 1 आएगा। मेरा कहने का मतलब है समान संख्या में समान संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा 1 आता है। ठीक है, अब मैंने ये क्यों लिखा 7 की घात 2 बट्टे 7 की घात 2 क्यों लिखा, क्योंकि देखिए ये जो मैंने लिखा है ये 7 की घात 0 ही है, लेकिन ये दूसरे रूप में लिख दिया है। किस में लिख दिया है, दूसरे रूप में लिख दिया है। यदि मैं इसे वापस इसी रूप में लाना चाहूं तो कैसे लाऊंगा, देखिए 7 की घात 2 को वापस में ऊपर लेके जाऊंगा। 7 की घात 2 जैसा लिखा हुआ था वैसा लिख दिया। इसको मैं जब ऊपर लेके गया तो गुणा 7 की घात -2। देखिए इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो घात का चिन्ह बदल जाएगा। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा दोस्तों तो 7 की घात 2 गुणा 7 की घात -2, तो 7 की घात 2 -2 बराबर आ जाएगा 7 की घात 0। ठीक है, देखिए ये भी 7 की घात 0 है, ये भी 7 की घात 0, यहां से भी मान 1 आएगा, यहां से भी मान 1 आएगा। यहां से नियम ये निकलता है दोस्तों कि किसी भी संख्या की घात यदि 0 है, एक 0 को छोड़कर किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। ठीक है, हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। देखिए मैं यहां पर a लिख रहा हूं, जैसे यहां पर 0 की घात a लिखी है, यहां पर a की घात 0 लिखी है। a एक वेरिएबल है। जितने भी मैंने नियम लिखे हैं वहां पर मैंने a b m n इसका यूज किया है ना। ये क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है दोस्तों इनका मान कुछ भी हो सकता है, इनका मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो देखिए 0/7 लिखा हुआ है। देखिए 0 में किसी भी संख्या का आप भाग दे लीजिए, हमेशा 0 आएगा। 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहां से नियम बन जाता है कि 0 में बट्टे a लिख देता हूं मैं। a क्या है, कोई भी संख्या है। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। किसी संख्या में 0 से भाग दें तो सर, जैसे 7 में मैं 0 से भाग दूंगा, देखिए 0 का मान होता ही नहीं है कुछ भी। अकेले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। जब कोई वैल्यू नहीं होती है, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, उसके सामने तो एक छोटी सी वैल्यू भी बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर 0 कंपैरिजन में 7 देखें तो 7 की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी 0 के कंपैरिजन में। ठीक है, जब 7 को 0 से डिवाइड किया जाएगा तो आप ये निश्चित नहीं कर पाएंगे कि कितने टाइम्स डिवाइड होगा, मतलब इसको आप परिभाषित नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसको अपरिभाषित बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, अपरिभाषित। या तो आप इसे इन्फिनिटी बोल दीजिए, इन्फिनिटी मतलब अनंत, कितने भी बार, कोई फिक्स नहीं है कितने बार भाग जा सकता है। या फिर आप इसे अपरिभाषित बोल दीजिए कि इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहां पर 7 किसी भी संख्या में, यहां से रूल बन जाता है कि किसी भी संख्या में यदि 0 से भाग देंगे तो हमेशा इन्फिनिटी आएगा। हमेशा क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। इसी प्रकार देखिए लास्ट रह जाती है हमारी 0 की घात 0। देखिए अभी हमने एक नियम पढ़ा था कि a की घात 0, मतलब किसी भी संख्या पर घात 0 होगी तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। ठीक है, लेकिन मैंने वहां पर बोला था एक 0 को छोड़कर, देखो 0 की घात 0 होगी तो मान 1 नहीं आएगा। 0 की घात 0 होगी तो मान 1 नहीं आएगा, फिर दोस्तों आपका 0 ही आएगा। इसे आप विशेष ध्यान रखेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, आगे नियम के बारे में बात करें हम, इसे मिटा देता हूं।
बात कर लेते हैं दोस्तों, अभी जैसे कि हमने पढ़ा था a की घात 0 बराबर 1, मतलब किसी भी संख्या की घात जब 0 थी तो हमारा मान क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। ठीक है, यहां से हमारे पास एक पॉइंट निकल के आता है कि यदि a की घात x बराबर 1 तो x का मान क्या होगा, 0 होगा। वही बात है दोस्तों जो यहां पर लिखी हुई है, वही बात यहां लिखी है मैंने, a की घात 0 बराबर 1, यदि a की घात x बराबर 1 तो x का मान 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि x का मान यहाँ पर घात 0 होगी तभी तो यहाँ पर मान 1 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लगती है कि a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अभी हमने देखा था यदि a का मान 0 हो गया, यदि a का मान 0 हो गया तो 0 की घात 0 हो जाएगी, और 0 की घात 0 तो हमेशा क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, चलो आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला नियम है हमारे पास छठवां नियम है हमारे पास, जैसे कि आपने देखा होगा कि अंडर रूट में वैल्यू को इस तरह से आप लिखते हो। ठीक है, जैसे वर्गमूल निकालते हो किसी संख्या का तो इस तरह से अंडर रूट में लिखते हो। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दूं मैं कि इसको अंडर रूट को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, a की घात 1/2। ठीक है, इस अंडर रूट का मतलब ही होता है a की घात 1/2। ठीक है, अच्छा यदि ये ऐसे होता जैसे कि 1/2 है, यदि a की घात 1/3 होती तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे दोस्तों आप लिखेंगे a को अंडर रूट में लिखेंगे, लेकिन यदि 1/3 है तो यहां पर लिखेंगे 3। ठीक है, दो के अलावा अपॉन में कोई भी घात आएगी, 2 के अलावा अपॉन में कोई भी घात आएगी, अंडर रूट के जस्ट सामने उस नंबर को छोटे रूप में लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि इसी प्रकार यदि मैं लिखूं a की घात मान लीजिए 1/7 होती तो इसको मैं कैसे लिखता, a को अंडर रूट में लिखता और 7 को एक छोटा सा 7 बना देता यहां पर। ठीक है, अच्छा मान लीजिए जैसे कि कोई भी नंबर है तो मैं क्या ले लेता हूं, a ले लेता हूं। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, एक नंबर फिक्स कर दिया, जैसे कि मान लीजिए कि a की घात 1/m, a की घात 1/m लिखूं इसे, तो इसको क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं, a की घात, a को अंडर रूट में लिखूंगा और यहां पर लिख दूंगा छोटा सा m। ये एक क्या बन जाता है दोस्तों, नियम बन जाता है। ठीक है, बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। अगला सातवां नियम है दोस्तों हमारे पास a/b की घात -m, इस तरह से लिखी हुई है। इसे हम b/a की घात m लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा है, देखिए वैसे हम पढ़ चुके हैं इस नियम को, लेकिन थोड़ा सा इसमें परिवर्तन है। परिवर्तन क्या है कि इसमें एक साथ 2 नियम लग रहे हैं। कौन कौन से लग रहे हैं 2 नियम, देखिए यहां पर देखेंगे कि a/b लिखा हुआ और घात क्या है, -m। घात क्या है, -m है। देखिए -m को जब मैं इस पर अलग अलग बांटूंगा, जैसे कि a की घात -m बट्टे b की घात -m, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन इस घात को हमें क्या करना है, प्लस करना है। और मैंने अभी बताया था आपके लिए कि घात की संख्या को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लेके आते हैं तो घात का चिन्ह बदल जाता है। इसी प्रकार b की घात, इसको मैं यहां पर सॉल्व करके बताता हूं, a की घात -m अपॉन b की घात -m आएगा। ठीक है, जब b की घात -m को, इसको मैं ऐसे लिखूं, b की घात -m को ऊपर ले जाऊंगा तो b की घात m हो जाएगा, a की घात -m को नीचे लेके आऊंगा तो a की घात m हो जाएगा, और बराबर इसे मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, b/a की घात m एक साथ, वही तो है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। ठीक है, चलो इसमें जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, इसके लिए एग्जांपल लिखता हूं मैं, एग्जांपल 2/3 की घात -3 लिखी हुई है, तो इसको आप क्या ऐसे नहीं लिख सकते, 3/2 की घात 3 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला नियम बन जाता है आपके लिए 8वां, यदि a की घात m बराबर a की घात n इस तरह से लिखा हुआ है। मेरा कहने का मतलब है, देखिए इसमें आप देखेंगे कि आधार दोनों में बराबर है, आधार दोनों में समान है, एक जैसा है, a आधार इसमें भी a आधार, लेकिन घात दोनों में अलग अलग है। देखिए आपको इसमें क्या ध्यान देना है कि यदि आधार समान है और दोनों पोर्शन इक्वल हैं, दोनों पोर्शन क्या है, इक्वल है,
तो ये जैसे कि RHS हो जाएगा राइट हैंड साइड, ये LHS हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के बराबर है और दोनों में ही आधार बराबर है तो घात भी बराबर हो जाएंगी, तो घात भी बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब जब ये वैल्यू इसके बराबर है और दोनों में आधार समान है तो इनकी घात m बराबर n भी हो जाएगा। ठीक है, यदि इसको हम ऐसे बात करें अगले नियम के रूप में लिख सकते हैं, यदि a की घात m बराबर b की घात m। यहां पर मैंने उल्टा कर दिया दोस्तों, यहां पर आधार तो अलग अलग कर दिया, आधार इसमें a है और इसमें b है, लेकिन दोनों में घात बराबर है। पोर्शन ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर घातें जब बराबर हैं तो आधार भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, a बराबर b हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों नियमों को एक नियम के रूप में समझें तो यहां पर हम देखते हैं कि यदि दो पोर्शन बराबर हैं किसी इक्वेशन के, किसी समीकरण के दोनों पार्ट बराबर हैं, एक इसे RHS बोल सकते हैं, इसे LHS बोल सकते हैं, दोनों बराबर हैं, यदि उनमें आधार समान है तो घातें बराबर हो जाएंगी और यदि घातें समान हैं तो आधार बराबर हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं, जैसे मैं यहां पर एग्जाम्पल लिखता हूं 3 की घात x प्लस 2 बराबर 3 की घात 5, इस तरह से लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, दोनों में आधार समान है, दोनों में आधार समान है तो घातें भी तो बराबर हो जाएंगी, तो यहां पर हम लिख सकते हैं x प्लस 2 बराबर 5। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों आपसे x का मान पूछा जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन हम आगे कराने वाले हैं। ठीक है, तो यहां से आपका x का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, सेम इस प्रकार के क्वेश्चनों में भी होता है। जैसे कि इसके लिए मैं एक एग्जांपल लिखूं, इसके लिए एग्जांपल लिख देता हूं a की घात 3 बराबर 6 की घात 3, इस तरह से कोई मान लिखा हुआ और आपसे पूछ लेता है कि a का मान क्या होगा। देखिए दोनों में घात समान है, इसका मतलब आधार भी दोनों के समान हो जाएंगे, तो यहां पर a बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ये दोस्तों नियम समझ में आए ना। ठीक है, ये तो हो गए दोस्तों आपके घातांक के सभी नियम। ठीक है, हमने आपके लिए नियम समझा दिए, आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। तो शुरुआत में मैंने 8-10 क्वेश्चन कराए थे जिनसे आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहां से आगे दोस्तों अलग अलग प्रकार के हम क्वेश्चन करेंगे घातांक नियम पर आधारित, जो कि विभिन्न कक्षाओं में पूछे गए हैं। उन क्वेश्चनों से आप दोस्तों आपके जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, या फिर कोई भी कंसेप्ट जो छूट रहा है वो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा और हम आपके लिए क्वेश्चन सरल से कठिन की ओर कराएंगे। पहले सरल सरल क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद टफ टफ क्वेश्चन लेंगे और हर टाइप के क्वेश्चन आपके लिए कराएंगे जितने भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आसानी से समझ में आती हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारी वीडियोस को देखकर आपके मैथ्स में कुछ सुधार हो सकता है, आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है, तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।